पटना में पीएफआई कनेक्शन पर पुलिस की जांच जो है वो और ज्यादा तेज हो गई है और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जलालुद्दीन इस वक्त यहां पर आपको नजर आ रहा है और उसका भाई अतहर परवेज, इन दोनों को फिलहाल हिरासत में गिरफ्तार कर लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री से लेकर देश की सुरक्षा को ये खतरा लगातार बने हुए थे और 2047 तक ये भारत को इस्लामिक राज्य बनाने की तमन्ना रख रहे थे। जी, तो ये जानकारियां लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। हमारे साथ रोहित लगातार बने हुए। रोहित, आप बात कर रहे थे कि जो फ्रेंडली नेशन है, जो फंड कर रहे हैं, जो इस मुहिम में इनकी मदद कर रहे हैं, एक बार जरा उन फ्रेंडली नेशन के बारे में बताइए। कौन कौन से देश हैं जो भारत के दोस्त तो हैं लेकिन उसके बावजूद भारत को वो इस्लामिक राज्य बनाने की तमन्ना रखते हैं? और ये दोनों जो गिरफ्तार किए गए हैं, इनके बारे में अगर कोई डिटेल हो तो वो भी जरा हमारे दर्शकों को दीजिए, क्योंकि कई तरह की खबरें, अफवाहें निकलकर सामने आ रही हैं इन दोनों को लेकर भी। देखिए, ये जो दो संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक से एक मोहम्मद जलालुद्दीन जो है वो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा है और वो पटना का ही रहने वाला था, फुलवारी शरीफ का। और उसी के जो घर में जो है उसी के मतलब उसी ने एक ऑफिस जो है अपना एक ऑफिस वो किराए पे दिया हुआ था अतहर परवेज को, ये एनजीओ चलाने के लिए। अतहर परवेज ने उससे कहा था कि एनजीओ चलाना है और इसी में जो है एक तरीके से ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था, आतंकी पाठशाला चल रही थी और पिछले 15 दिनों से खासकर जो है लगातार यहाँ पर अनजान लोग जो है इस ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंच रहे थे। आसपास के लोगों से जब हमने बात की, कैमरे पे वो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे अनजान लोग वहां आ रहे थे जो किस इलाके के नहीं रहने वाले थे और वो लोग उनको नहीं पहचानते थे। और अब जब इन दोनों संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है तो एक बड़ा मॉड्यूल का खुलासा हुआ है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को टारगेट किया जाना था। और जहां तक पीएफआई के उस डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे थे तो उस डॉक्यूमेंट में साफ तौर पे लिखा है कि भारत के साथ जब फाइनल शोडाउन होगा तो उस वक्त हमें इस्लामिक देश जो हमारे दोस्त हैं, दोस्ताना संबंध हैं, उनकी मदद हमें लेनी पड़ेगी। उसमें कहा गया है कि टर्की के साथ तो हम लोगों ने पहले ही दोस्ताना संबंध कायम कर लिए हैं, यानी कि टर्की हमारी मदद जरूर करेगा। उसके साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी जो है मदद की उम्मीद है। तो 2047 तक किस तरीके से भारत को इस्लामिक मुल्क बनाया जाए, इसका पूरा एक बिल्कुल बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। इसमें पीएफआई के बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा। अरविंद, एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि हाल फिलहाल में भारत में कई गतिविधियां ऐसी हुई जिसमें इस्लामिक देशों की सक्रियता जो है वो हमें देखने को मिली थी। अब जब ये खबर सामने आती है तो क्या कड़ी से कड़ी जोड़ा जाएगा? क्योंकि जिस तरह से यहां पर पीएफआई का जिक्र हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जो हमारे फ्रेंडली देश हैं वो चाहते हैं कि यहां पर इस्लामिक राज्य बनाया जाए, 2047 तक इन मंसूबों को कामयाब किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जहां पर रोहित मौजूद है और जिस तरीके से दो गिरफ्तारियां हुई हैं, तो अतहर परवेज और दूसरा जो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड अधिकारी है, उन दोनों से पूछताछ होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने यहां पर आकर ट्रेनिंग ली। दूसरे अदर स्टेट के लोगों की बात आ रही है, तो किन्होंने ट्रेनिंग ली और अगर ट्रेनिंग लेकर वो दूसरे स्टेट में गए हैं तो क्या वहां पर वो कोई आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं? तो उनकी धरपकड़ सबसे पहले जरूरी है। दूसरी की ये जो पंफलेट है इसको जो पब्लिश किया गया है, सर्कुलेट किया गया है, तो किन किन लोगों तक सर्कुलेट किया गया है? क्या उनका मकसद सिर्फ ब्रेन वॉश करना था, जो पीएफआई का कैडर है उसको और बढ़ाना था इस पंफलेट के जरिए? इस पंफलेट से जो इसमें बातें लिखी हुई हैं उससे कौन कौन इस विचारधारा से सहमत है? ये तो एक जो पूरा ग्रुप है, जाहिर सी बात है एक बड़ा ग्रुप होगा, इस बड़े ग्रुप को क्रैकडाउन करना है। साथ ही साथ क्या इनका मकसद कहीं और बम धमाका करना था या कोई टारगेट किलिंग को अंजाम देना था? ये वो तमाम बातें हैं जिसकी जांच जरूर की जानी चाहिए। उसके अलावा जो फंडिंग की बात है, जो हमें जानकारी मिली है कि शायद पटना पुलिस आने वाले दिनों में ईडी को इस बारे में लिख सकती है ताकि वो फंडिंग की जांच करे। यहां पर लगातार ट्रेनिंग चल रही थी और ऐसे में पुलिस बेखबर कैसे है? क्या पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं थी? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अब जब यह मामला खुल गया है और इसके कनेक्शन जो हैं वो कई राज्यों से निकल कर आ रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु से लेकर अलग अलग राज्य हैं, तो जरा बताइए कि अब इसकी जांच कैसे विस्तार में की जा रही है? क्योंकि लाजमी है इससे जुड़े कई और लोग होंगे। अभी तो दो गिरफ्तारी हुई है, दोनों भाई हैं, एक रिटायर्ड दरोगा उसमें है, लेकिन अब इसके तार कहां से जुड़ रहे हैं, किस किस एंगल पर जांच की जा रही है? जरा दर्शकों को समझाइए हमारे, क्योंकि केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये हम दिखा रहे हैं कि यहां कनेक्शन थे इनके।
जी बिल्कुल, जो पुलिस को जो जांच अभी तक चल रही है उससे ये पता चला है कि पिछले 15 दिनों से जो है लगातार यहाँ पर जो अनजान लोग हैं, जो कि इस इलाके के नहीं रहने वाले हैं, पटना के नहीं हैं, वो इस घर पर पहुंच रहे थे, जो कि अहमद पैलेस जो है एक बिल्डिंग है जिसे कि आतंक की पाठशाला बताया जा रहा है। और जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि उन लोगों ने ऐसे लोगों को पहले कभी नहीं देखा था इस इलाके में, यानी कि तार जो है इन विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए हैं। अब सवाल उठता है कि पटना पुलिस को इसके बारे में जानकारी नहीं मिली, तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं एक फेलियर पटना पुलिस का भी होगा कि प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है और उन्हें 10 तारीख तक कह लीजिए उन पर जानकारी नहीं है कि इस तरीके की जो है आतंक की पाठशाला चल रही है। एयरपोर्ट जहां पर पटना एयरपोर्ट जहां पर प्रधानमंत्री आने वाले थे, उससे महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरा जो है वो आतंक की फैक्ट्री चल रही थी। तो ये एक गंभीर कह सकते हैं एक फेलियर भी है पटना पुलिस की। लेकिन हाँ, इंटेलिजेंस ने जब जानकारी दी तो कार्रवाई की गई है और लोगों को गिरफ्तार किया गया, बड़े मॉड्यूल को भी जो है उसका भंडाफोड़ किया गया और प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो निपट गया। लेकिन आपको मैं एक चीज और बताऊंगा, 2047 तक जो इस्लामिक नेशन बनाने की बात है उसके जो दस्तावेज हैं उसमें कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को ये देखना होगा कि जो हिंदू नेता है, जो हिंदू हैं और खासकर आरएसएस से जुड़े हुए नेता हैं, उनके बारे में एक डेटाबेस मेंटेन किया जाए। वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, ये समय समय पर इस डेटाबेस को और ये बहुत किया जाए ताकि बड़ी बात आप बता रहे हैं। 2047 तक जो है बिल्कुल, ये इसी बात को लेकर सवाल मैं अरविंद से पूछूंगा। अरविंद, पाकिस्तान, बांग्लादेश और टर्की, ये 3 मुल्क ऐसे हैं जहां से कहा जा रहा फंडिंग आएगी। और जो बात यहां पर रोहित कह रहे हैं कि देखिए आरएसएस से जुड़े नेता और बीजेपी से जुड़े नेताओं को लेकर एक डेटाबेस बनाने की बात कही गई थी कि ये क्या करते हैं, कहां जाते हैं, इनके बारे में जानकारी रखी जाए। यानी कुल मिलाकर इनसे जुड़े जितने भी लोग हैं सभी की जान पर खतरा भी बरकरार था। तो कुल मिलाकर साजिश तो बहुत बड़ी है, इंटरनेशनल साजिश नजर आ रही है। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल साजिश नजर आ रही है शुभांकर। और अगर दस्तावेज जो रिकवर हुए हैं वो आज तक के पास मौजूद भी हैं, उसको जो पढ़ा एजेंसी पढ़ भी नहीं है, लेकिन उसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो बेहद गंभीर हैं। और आपको बताऊं, बिहार और झारखंड ब्रीडिंग ग्राउंड रहा है सिमी का, खास तौर पर बात करें या चाहे दरभंगा मॉड्यूल की बात करें। और पीएम मोदी के 2013 की रैली का मैं बार बार जिक्र करना चाहूंगा, जिस तरह से अटैक किया गया, वेल प्लान्ड अटैक था, उसमें भी सिमी के लोग ही एक्टिव थे। उस दौरान भी ये बात सामने आई थी और कि आरएसएस और बीजेपी के लीडर्स पर अटैक किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों की बात की जाए, चाहे उदयपुर में जो घटना हुई, चाहे अमरावती में जो घटना हुई, उसके बाद अगर ट्रेनिंग दी जा रही है एक कमरे में जिसमें केरल से और तमाम दूसरे स्टेट से लोग आ रहे हैं और जिसमें बाकायदा ये पटना पुलिस दावा कर रही है कि उनके पास एविडेंस के तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी है, साथ ही साथ सीज डॉक्यूमेंट्स भी है जिसमें 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश किया जा रहा है कुछ लोगों के जरिए, जिसमें 2 तो गिरफ्तार हुए, जिसमें अथर परवेज जो सिमी का न सिर्फ सदस्य है, उसका भाई वो आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार भी हो चुका है, बल्कि उसने खुलासा भी किया कि जो जेल में टेररिस्ट है उसकी बाकायदा पैरोकारी भी कर रहा था वो कोर्ट की सुनवाई में। तो इस तरह के तमाम चीजों का सामने आना एक गंभीर सवाल जरूर पटना पुलिस पर भी खड़े करता है, लेकिन ये गंभीर खतरा भी है क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स शुभांकर मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है इनकी प्लानिंग की आने वाले दिनों में क्या क्या करना है। और मैं आपको बताऊं कि दरअसल इंटेलिजेंस ब्यूरो को टिप कैसे मिली इस पूरे मामले की। 11 जून को पटना पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी। पटना पुलिस ने स्यू मोटो लेते हुए, क्योंकि व्हाट्सएप पर एक पंफलेट को वायरल किया जा रहा था जिसमें लोगों को भड़काया जा रहा था नुपुर शर्मा के विवादित बयान के आधार पर और घर से सड़क पर निकलने के लिए कहा जा रहा था। वो एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद चूंकि प्रधानमंत्री की विजिट थी 12 जुलाई को, इसलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम एक्टिव हुई और इसी दौरान उनको ये जानकारी मिली कि यहाँ पर ये ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर तलवार चलाने की, चाकू चलाने की, बम चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और जब वहां पर पटना पुलिस ने छापा मारा तो चौंक गए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स रिकवर हुआ है जिसमें बिल्कुल। अरविंद, यहाँ पे रोहित कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित, आप अपनी बात को रखिएगा, साथ ही एक सवाल भी मैं आपसे ऐड ऑन कर दे रहा हूं। हाँ, आप बात रखिएगा अपनी। एक सवाल और ऐड ऑन कर दे रहा हूं, ये कब से चल रहा था यहाँ ट्रेनिंग सेंटर, इस बारे में कोई जानकारी आई है? और जो ये एनजीओ है इससे कौन कौन लोग जुड़े हैं, कौन कौन से लोग आगे से फंड कर रहे थे, क्या उनके बारे में, संस्थाओं के बारे में कोई जानकारी?
देखिए, एक बात तो सामने आई है कि कई सारे जो इस्लामिक देश हैं जो कि फ्रेंडली नेशंस हैं, वो पीएफआई का जो डॉक्यूमेंट है 2047 तक कैसे इस्लामिक नेशन बनाया जाए, उसमें लिखा है कि फ्रेंडली नेशंस है जो हैं उनको फंडिंग हो रही थी। और खासकर इसमें एक चीज और लिखा हुआ है कि जब भारत के साथ फाइनल शोडाउन होगा तो उस वक्त हमें सिर्फ पीएफआई काडर पर ही भरोसा नहीं करना पड़ेगा, जो उनके जो मेंबर्स हैं, हमें कई सारे इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनकी भी मदद लेनी पड़ेगी जो फ्रेंडली नेशंस हैं। और उसमें साफ तौर पे तुर्की का जिक्र किया गया है।